गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सर्वोदय पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपके चैप्टर नंबर जो 18 है उसको कल स्टार्ट किया, यूनिट नंबर 5 का पता है आप सभी को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो होमवर्क और वीडियो भी बहुत कम देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो और होमवर्क है उसको सबमिट भी करो। मैं उसको रिमार्क भी करता हूँ, कुछ बच्चे जो हैं 5-7 बच्चे जो हैं इसको सबमिट करते हैं तो उनको जवाब भी वापस मिलता है। अगर किसी प्रकार की समस्या आए तो आप डाउट्स के अंदर समस्या जो अपनी डाल सकते हो, आपको जल्द से जल्द उसका समाधान जो है वो मिलेगा, ठीक है। लेसन नंबर 18 यूनिट 5 का हम कर रहे थे। इसमें हमने जो तेल उत्पादक ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की हम बात कर रहे थे, इसमें हमने 1 नंबर जो है वो मस्टर्ड सरसों शुरू किया था। क्या शुरू किया था? सरसों शुरू किया था, मस्टर्ड, ठीक है। इसकी शुरुआत की थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम पीली सरसों, इंडियन कोलजा। इसके अलावा हमने बात जो थी वो क्या की थी कि वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेस्टिसिस, ठीक है। इसके अलावा कूल, ब्रेसिक्रेसी और क्रेसीफेरी दोनों की बात की थी। अब हम जो आगे आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा कि उत्पादक देश कौन से, जो उत्पत्ति एवं उत्पादक देशों की हम लोग बात करेंगे। उत्पत्ति ओरिजिन एवं उत्पत्ति एवं उत्पादक देश की हम लोग बात करेंगे कि सरसों जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई और उसके कौन कौन से देश हैं जो उसका उत्पादक क्षेत्र और देश जो हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, प्राचीन काल से, कब से? प्राचीन काल से सरसों जो है वो मसाले के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में? मसाले के रूप में प्रसिद्ध है, प्राचीन काल से आपको बता देता हूँ। इसके अलावा देखिए उत्पत्ति की अगर इसकी बात करें तो एशिया माइनर जो है उसको मुख्य माना जाता है। किसको मुख्य माना जाता है? एशिया माइनर में इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। एशिया माइनर के अंदर आपको ईरान क्षेत्र जो है, कौन सा क्षेत्र? ईरान क्षेत्र है। एशिया माइनर के अंदर अगर हम बात करें कि एशिया माइनर में कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से सरसों की उत्पत्ति या मस्टर्ड की ऑर्गिन या उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है, तो देखिए एशिया माइनर के अंदर ईरान क्षेत्र है, मध्य एशिया है, हिमालय क्षेत्र है और साथ में भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो ये सरसों के जो हैं उत्पत्ति क्षेत्र हैं, यहाँ से इनकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। सरसों की आपको सबसे प्रमुख बात बता देता हूँ, ये एक रबी फसल है जो रबी फसल के अंदर प्रमुख स्थान अपना रखती है। इसकी बुआई की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर, बुआई की अगर बात करें तो इसको अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। बुआई का क्या मतलब है? अक्टूबर और नवंबर में इसको बोया जाता है और फरवरी और मार्च में इसको काटा जाता है। इसके बीच के महीनों में ये जो बनकर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मैं बता देता हूँ, ये असिंचित व संचित दोनों क्षेत्रों में काम आती है। असंचित का बरानी आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे सिंचाई नहीं होती है उन क्षेत्रों में ये अधिकतर बोई जाती है। इसके अलावा संचित क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर इसका जो है उत्पादन है वो किया जाता है। पादप की अगर हम बात करें तो पादप का बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन इतना आपको याद नहीं रखना। ये 3 से 5 जो सेंटीमीटर है लंबा होता है। कितना होता है? 3 से 5। और ये अल्पशाखित शाक है। शाक आपको मैंने कक्षा 11 में बताया था, पादप के 3 रूप हैं, वृक्ष, झाड़ी और शाक। शाक का मतलब सबसे छोटे वाला, झाड़ी मध्यम वर्ग, वृक्ष सबसे बड़े, तो ये शाक में आएगा। अल्पशाखित मतलब शाखाएं इसके बहुत कम होती हैं। अब बात करते हैं उत्पादक देश। तो उत्पादक देश में हमारा देश जो है वो प्रथम स्थान रखता है पूरे विश्व में। भारत क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के अंदर भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान इसमें मुख्य हैं। कौन है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो है वो क्या है, इसके अंदर अपना मुख्य स्थान जो है वो रखते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सरसों का उत्पादन किया जाता है, तो उसके अंदर भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और करौली तथा कुछ अन्य जिले भी हैं जहाँ पे
जो है उत्पादन किया जाता है। आपने हमारे चूरू जिले के अंदर भी सरसों का उत्पादन करते हुए देखा होगा, लेकिन ज़्यादातर जो उत्पादन है वो भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा किया जाता है। अब यूपी और राजस्थान तो हो गए भारत में, इनके अलावा ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके अंदर सरसों का उत्पादन जो है वो किया जाता है, तो उसमें पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश भी आप लोग लिख सकते हो। अब हमारे सिलेबस में सरसों क्यों दिया गया है, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि तेल उत्पादक की बात कर रहे थे हम, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की जो है बात कर रहे थे, उनमें सरसों जो है वो प्रमुख है और ये खाद्य तेल होता है, अर्थात हम भोजन बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं। पादप के बारे में बात करते हैं तो ये 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय का मतलब है 1 वर्ष के अंदर ये अपना संपूर्ण जो पादप है वो काम कर लेता है। काम करने का मतलब क्या है, पूरा तैयार भी हो जाता है, अपनी जो फल वगैरह हैं, पुष्प वगैरह हैं, वो सब इसके अंदर तैयार हो जाते हैं 1 वर्ष के अंदर। लंबा होता है, अभी आपको बताया, ऊर्ध्व रहता है, मूसला मूल पाई जाती है। मैंने कक्षा 11 के अंदर आपको बार बार बताया था कि आप लोग जितना ज़्यादा अध्ययन कक्षा 11 का करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा रहेगा। इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ पे हर टॉपिक का विस्तार से वर्णन था, यहाँ पे आपको वो टॉपिक सिर्फ नाम मिलेंगे, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 1 वर्षीय क्या होता है, दुर्बल का क्या मतलब होता है, अल्पसाकित क्या होता है, मूसला मूल क्या होती है, मूसला मूल, जकड़ा मूल। इसके अलावा हमने अपस्थानिक मूलों की बात की थी, मूल वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, महत्वपूर्ण बात रहती है सरसों के बीज की। बीज की क्यों रहती है, क्योंकि सरसों के जिस भाग से तेल प्राप्त होता है वो कौन होते हैं, बीज होते हैं, अर्थात बीज के अंदर उपस्थित मोनोकोटिलिडनी, ठीक है ना, और डाइकोटिलिडनी जो बीज हैं, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री, उनके अंदर जो स्थित बीज पत्र होते हैं उनसे ऑयल जो है वो प्राप्त किया जाता है। इनके जो बीज हैं अगर आपने देखे हैं तो वो हल्के पीले होते हैं। कैसे बीज होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। साथ में बता देता हूँ वो तेल युक्त होते हैं और अभ्रूणपोषी होते हैं। अभ्रूणपोषी का मतलब है नॉन एंडोसपर्मिक। ये शब्द भी कक्षा 11 के अंदर हमने इसका विस्तार से वर्णन जो है वो पढ़ा था। नॉन एंडोसपर्मिक के बारे में भी पढ़ा था। क्या होता है अभ्रूणपोषी, मतलब ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष जो है वो अनुपस्थित रहता है। ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट, तो वो क्या रहता है, भ्रूणपोष जो है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अभ्रूणपोषी बीज जो है वो कहा जाता है। तो ये तो सरसों की जो मुख्य बात थी। अब हम बात करते हैं इसकी उपज की। उपज की अगर बात करें तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी उपज प्राप्त होती है। कितनी, 10 से 12 क्विंटल। 10 से 12 क्विंटल अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टर इसकी जो उपज है वो प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बीजों में 30 से 48% इसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उन बीजों के अंदर 30 से 48% तेल होता है। बाकी कोई काम नहीं आते हैं। बीज के पूरे भाग 100% भाग में से 30 से 48% जो भाग है उसमें क्या होता है, तेल होता है। इसके अलावा इसका जो निष्कर्षण है वो मिलों अथवा ग्रानियों में किया जाता है। बड़ी बड़ी मिल होती हैं, ठीक है, फैक्ट्रियां जिन्हें हम बोल सकते हैं, उनके अंदर इनका निष्कर्षण जो है वो किया जाता है, अर्थात बीजों से तेल निकाला जाता है। ऐसा नहीं है हम घर पे ही हमारे पास सरसों के बीज हैं तो उनसे हम तेल निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये कार्य जो है बड़ी बड़ी मिलें, फैक्ट्रियां होती हैं, उनके अंदर जो मशीनें लगी होती हैं उनके द्वारा ये काम जो है वो किया जाता है। तेल जो है वो भारी तथा सुनहरी पीले रंग का होता है। तेल क्या होता है, भारी तथा पीले सुनहरे रंग का होता है। आज घर पे जाके देखना, घर में रसोई के अंदर आपको मिल जाएगा, सब्जी बनाने के काम में इसको लिया जाता है सरसों के तेल को। तो आपको ये भारी पीले सुनहरे रंग का आपको ये मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सरसों के तेल में तीखी गंध होती है। क्या होती है, जैसे आप उसको पात्र के अंदर देखोगे या उसकी गंध को महसूस करोगे तो आपको तीखी गंध जो है वो महसूस होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गंध युक्त यौगिक है कि ये गंध किस यौगिक के कारण आता है, तो उसके बारे में बताता हूँ। उस यौगिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके नीट के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि सरसों में जो तेज गंध आती है वो किस यौगिक के कारण आती है। तो उसका नाम देखिए, आप अभी लिख देता हूँ। उसका नाम जो है वो है एलिल आइसोथायोसाइनेट।
एलील, आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट जो है वो क्या होता है, इसका यौगिक का नाम होता है, जिसके कारण क्या है, तीव्र गंध जो है वो आती है। इसके बाद में अब देखिए आगे बात करते हैं और विशेषताओं की। तो ये अशुष्कन प्रकार में आता है। अशुष्कन प्रकार मतलब नॉन ड्राइंग, मैंने कल भी आपको बताया था, नॉन ड्राइंग के अंदर हमने इसकी बात जो है वो की थी कि ये नॉन ड्राइंग ऑयल होता है। क्या बताया था उसके अंदर, बताओ? ये बताया था कि तेल की सतह पर कोई परत नहीं बनती है, चाहे उसे वायु के अंदर आप खुला रखो, वायु के संपर्क में रखो, किसी प्रकार की कोई भी परत जो है वो नहीं बनती है। तो अशुष्कन में आता है। लेकिन कुछ इसकी जातियां जो है वो किस में आती हैं, सेमी ड्राइंग में भी आती है, ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रख लेना। सेमी ड्राइंग ऑयल के अंदर अशुष्कन प्रकार में भी आती है। बात करते हैं मेन बात, वसीय अम्ल होते हैं ये। तो इसमें मेन वसीय अम्ल जो होता है वो होता है इरूसिक अम्ल। कौन सा होता है? इरूसिक अम्ल होता है। मेन वसीय अम्ल कौन सा होता है? इरूसिक अम्ल जो है वो होता है। इसके अलावा अन्य वसीय अम्ल भी होते हैं, जैसे ओलिक अम्ल व पोमेटिक अम्ल। कौन से? ओलिक अम्ल व पोमेटिक अम्ल भी इसके अंदर स्थित होते हैं। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। देखिए मेन बातें, हम पहला सरसों पढ़ रहे हैं, 15-20 और पादपों की बात करेंगे, आगे मूंगफली की बात करेंगे। तो कुछ बातें कॉमन रहेंगी, जैसे सामान्य नाम, वानस्पतिक नाम, उत्पादक क्षेत्र, उन्नत किस्में। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। उन्नत किस्मों के बारे में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के लिए अगर बात करें तो सरसों की पुष्सा कल्याणी है, जिसे लोटनी सरसों भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोटनी सरसों भी बोला जाता है, पुष्सा कल्याणी। इसके अलावा वरुणा है, दुर्गामणि है, RS30 है, ठीक है, और TM11 है। कौन कौन सी है? पुष्सा कल्याणी, जिसे लोटनी सरसों बोला जाता है, वरुणा, दुर्गामणि, RS30 और TM11। इनमें, इन सभी में जो TM11 है, इससे सबसे अधिक तेल की प्राप्ति होती है अन्य उन्नत किस्मों के अलावा। अन्य के अलावा TM11 से क्या है, तेल जो है वो सर्वाधिक प्राप्त होता है। अब सरसों के अंतिम टॉपिक की बात कर लेते हैं। सरसों के इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस अर्थात आर्थिक महत्व की बात कर लेते हैं कि हम सरसों क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में सरसों क्या काम करती है या क्या काम आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, खाद्य तेल होता है, ये रसोई घर के अंदर आपको मिल जाएगा। सब्जी पकाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो मालिश के काम में इसको लिया जाता है, केस के काम में लिया जा सकता है, बालों को लगाने के लिए, दीपक जलाने के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। किसके लिए? दीपक जलाने के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। तेल जब फैक्ट्रियों के अंदर बनता है, बीज जो इनके होते हैं, तो उनके बाद में इसकी खली बनती है। बचे हुए अवशेष पदार्थ को क्या बोला जाता है? खली बोला जाता है। और उस खली को क्या है, पशुओं को आहार के रूप में दिया जाता है या पशुओं को परोसा जाता है, जिसे पशु अपने भोजन के रूप में उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके बाद में मशीनों के अंदर इसको स्नेक के रूप में काम में लिया जाता है। मशीनों के अंदर किसके रूप में? स्नेक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके जो बीज होते हैं, बीजों द्वारा मसाले व अचार बनाने के काम में इसको लिया जाता है। तो प्रिय छात्राओं और छात्रों, बात करेंगे, हमने मूंगफली की बात कर ली, सरसों की 2 नंबर किसकी बात करेंगे? मूंगफली की, क्योंकि हम ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट पढ़ रहे थे, उनमें आपका 2 नंबर जो है वो है मूंगफली, जिसे चीनी बादाम भी बोला जाता है। इंग्लिश में ग्राउंड नट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राउंड का मतलब भूमि से निकलने वाला नट, ठीक है, ग्राउंड नट इसको बोला जाता है। अब मूंगफली की बात करते हैं तो ये भी ऑयल प्रोड्यूसिंग जो प्लांट है या तेल उत्पादक पादप में महत्व रखता है। इसके साथ ही इसका वानस्पतिक नाम आपको दिखाई दे रहा है, एरेकिस हाइपोजिया। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। वानस्पतिक नाम इसका क्या है? एरेकिस हाइपोजिया। वानस्पतिक नाम क्या है? एरेकिस हाइपोजिया। कुल की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, कुल इसका है फेबेसी या फिर लेग्यूमिनोसी कुल। कौन सा? फेबेसी या लेग्यूमिनोसी कुल जो है वो इसका होता है।
इसके बाद में इसका एक उपकुल भी बनाया गया है, पेपिलियोनेटी। उपकुल कौन सा है? पेपिलियोनेटी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि मूंगफली के किस भाग से जो है तेल प्राप्त होता है, अर्थात तेल उत्पादन करने के लिए मूंगफली का कौन सा भाग काम में लिया जाता है? तो वो है बीज। कौन होता है? बीज होता है, सीड। ठीक है, बीज जो है हम मूंगफली के अंदर जो गोटा बोलते हैं जिसे निकलता है, वो क्या है? इसका काम में लिया जाता है। इसके बाद में इसकी उत्पत्ति या उत्पादक देश, इसका उत्पादन करने वाले देश और इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति जो है वो ब्राज़ील अर्थात दक्षिणी अमेरिका में स्थित ब्राज़ील जो है वहाँ से मानी जाती है। और अब तक मूंगफली की कोई भी जंगली जाति जो है वो ज्ञात नहीं हुई है। ब्राज़ील में इसकी मुख्य उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा आपको बता देता हूँ, ब्राज़ील के अलावा 6 और ऐसे उत्पत्ति केंद्र हैं इसके, जिन्हें द्वितीयक और तृतीयक केंद्रक माना गया है। तो 6 अन्य केंद्र भी हैं जहाँ पे मूंगफली की जो उत्पत्ति ऑर्गन है वो मानी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत की। तो भारत का आपको बता, सरसों में भी मैंने आपको बताया था प्रथम स्थान था, और मूंगफली में भी बता देता हूँ, भारत जो है वो उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भारत मूंगफली में क्या रखता है? उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद अगर बात करें दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे प्यारे बच्चों है चीन। दूसरे स्थान पे उत्पादन में कौन है? मूंगफली में चीन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगर निर्यातक देश की, सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो है नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया। और आयातक की अगर बात करें तो वो है फ्रांस। ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। निर्यात करने वाला कौन सा है? नाइजीरिया, और आयात करने वाला कौन सा है? फ्रांस। इसके अलावा अगर हम बात करें मूंगफली में, तो मूंगफली जो होती है इसका भारत के अंदर अगर राज्यों में बात करें कि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से होते हैं इंडिया के अंदर, तो देखो इंडिया में प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आदि ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इसका उत्पादन जो है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। अब हम बात करते हैं मूंगफली के पादप की, कि मूंगफली का जो पादप है वो कैसा होता है।